बहू, कुछ दिनों के लिए रश्मि आ रही है। तुम्हें भी मायके गए कितने महीने हो गए। तुम भी शायद तब की ही गई हुई हो जब पिछली बार रश्मि यहाँ आई थी। तुम तो जानती हो ना उसके शरारती बच्चों को। क्यों ना कुछ दिन तुम भी अपने मायके हो आओ, सासू माँ ने कहा। लेकिन गरीब परिवार में पली बढ़ी अनामिका के लिए ये स्थिति एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ खाई जैसी ही थी। उसे न चाहते हुए भी अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़ता था। अनामिका आज भी नहीं भूली वो दिन जब शादी के 6-7 महीने बाद उसका पहली बार इस स्थिति से सामना हुआ था। शादी के बाद जब वो खुशी खुशी अपने मायके कुछ दिनों के लिए गई थी, जैसे हर लड़की जाती है, लेकिन यहाँ पर अनामिका की जिंदगी सभी लड़कियों से अलग थी। अनामिका के मायके में कुछ दिन बिताने के बाद माँ ने भी आखिर पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारी ननद अपने ससुराल गई कि नहीं, और शेखर जी ने कब कहा है आने को। माँ की बात सुनकर अनामिका मौन रही। उसके मन में एक अजीब सी ठेस लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने मायके में नहीं बल्कि किसी गैर के घर पर हो। उसे लगा कि सच में शादी के बाद लड़की इतनी पराई हो जाती है कि माँ बाप के घर यानी अपने मायके में भी वो अपने मन के मुताबिक कुछ दिन नहीं रह सकती। उसी शाम जब पति शेखर का फोन आया तो उसने कहा, अनामिका कल सुबह 10 बजे की ट्रेन से रश्मि दीदी अपने घर जा रही है। मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने जाऊंगा और आते वक्त तुम्हें भी लेता आऊंगा। तुम तैयार रहना, जरा भी देर मत करना। तुम्हें घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। कुछ देर शेखर से बात करने के बाद जब वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठने लगी तो उस पर रखे सामान पर उसकी नजर गई। उसने झट से सामान उठाकर पास पड़ी टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर शांत बैठी अनामिका अचानक से उठ खड़ी हुई। उसने सामान फिर से कुर्सी पर रखा और उसे देखती रही। और फिर इस छोटे से प्रयोग से अनामिका को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि कहीं वह भी इस सामान की तरह तो नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अनामिका बहुत स्वाभिमानी लड़की थी। उसे शुरू से ही जॉब करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो पहले कभी ऐसा किसी से कह नहीं पाई। लेकिन न जाने उसे ऐसा क्या लगा कि अगले दिन जब वह शेखर के साथ वह ससुराल गई तो बात बात में उसने कहीं छोटी मोटी जॉब करने की इच्छा जताई तो शेखर ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन शेखर के ना चाहते हुए भी अनामिका ने कुछ ही दिनों में जॉब ढूंढ ही ली और इसमें उसकी सास ने अपनी बहू का पूरा साथ दिया, क्योंकि अनामिका की सास अनामिका को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। और अनामिका ने जब शेखर की नामंजूरी के बारे में सास को बताई तो सास ने अनामिका से कहा, तुम शेखर की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी, वो जरूर मान जाएगा। और फिर एक बार तुमने जॉब शुरू कर दी तो वो मना नहीं करेगा। और उसने सास की इजाजत से नौकरी शुरू कर दी। और जब अनामिका ने अपनी पहली सैलरी लाकर उसमें से कुछ रुपए अपनी सासू माँ के हाथ में थमाए तो सास भी अपनी बहू की तरफदारी करते हुए शेखर को समझाने लगी, अनामिका पढ़ी लिखी लड़की है, अब जॉब करके 2 पैसे घर लाने लगी है तो इसमें बुराई क्या है। अपनी माँ से अनामिका की तारीफ सुनने के बाद शेखर के पास बोलने को जैसे कुछ बचा ही नहीं। महीनों बाद जब घर में रुपए पैसे को लेकर सहूलियत होने लगी तो शेखर को भी अनामिका का जॉब करना अच्छा लगने लगा, क्योंकि शेखर की तनख्वाह भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी कि वो एक्स्ट्रा पैसे इधर उधर खर्च कर सके या ज्यादा शौक पाल सके। जब अनामिका ने नौकरी शुरू की तो थोड़े हाथ भी खुले हो गए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अनामिका की सास और पति शेखर ने कभी भी अनामिका से उसके तनख्वाह का कभी भी हिसाब किताब नहीं रखा। अनामिका की सास हमेशा से कहती कि ये उसकी मेहनत का पैसा है, उसे जैसे मन वैसे खर्च करे, क्योंकि सास को भी ये अच्छी तरह से पता था कि अनामिका बहुत ही समझदार लड़की है, वो कभी भी पैसों को नाजायज खर्च नहीं करेगी। आज जब बेटी रश्मि का फोन आने के बाद सासू माँ ने फिर अनामिका को मायके जाने के लिए कहा तो हर बार की तरह मायूस होने की बजाय अनामिका पूरे उत्साह से बोली, माँ जी मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ, कल शेखर के ऑफिस जाने के बाद चली जाऊंगी। एक बार तो आत्मविश्वास से भरी बहू का जवाब सुनकर सास झेप सी गई।
क्योंकि इतनी खुशी उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। फिर सोचा कि बहुत दिनों बाद मायके जा रही है, शायद उसी की खुशी झलक रही होगी, क्योंकि सास भी अनामिका को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह ही प्यार करती थी। वो अपनी बहू को भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन घर बहुत छोटा सा था और बेटी रश्मि और उसके 3 बच्चे थे। रश्मि जब आती थी तो उसे अनामिका के कमरे में ही रहना पड़ता था, इसलिए मजबूरन अनामिका की सास को ना चाहते हुए भी अपनी बहू को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेजना पड़ता था। अगले दिन शेखर को ऑफिस के लिए विदा करके अपना काम निपटाकर अनामिका ने मायके जाने के लिए इजाजत मांगी तो सास ने कहा, मायके पहुंचते ही फोन करना मत भूलना। हाँ में गर्दन हिलाते हुए अनामिका बाहर की ओर चल दी। ससुराल से मायके का सफर टैक्सी में आधे घंटे से अधिक का नहीं था, लेकिन शाम के 4 बजने को आए थे। अनामिका का अब तक कोई फोन नहीं आया था। सासू माँ ने उसे फोन किया तो आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। फिर उसके मायके का नंबर मिलाया तो पता चला कि अनामिका अब तक वहाँ पहुँची ही नहीं। सास के पाँव के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। झट से शेखर को फोन करके इस बारे में बताया। ऑफिस में बैठा शेखर भी घबरा गया। वह भी बार बार अनामिका के मोबाइल पर नंबर मिलाने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद जब रिंग गई तो शेखर ने घबराकर पूछा, अनामिका तुम ठीक तो हो ना? तुम तो मेरे जाने के कुछ ही देर बाद मायके के लिए निकल गई थी, लेकिन वहाँ पहुँची क्यों नहीं? घर पर माँ परेशान हो रही है और तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आखिर हो कहाँ तुम? शेखर एक ही सांस में बोल गया, मैं अपने घर में हूँ। उधर से आवाज आई, लेकिन अभी अभी तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई है तो उन्होंने तो कहा तुम वहाँ पहुँची ही नहीं। मैंने कहा मैं अपने घर में हूँ, आशियाना अपार्टमेंट 3रा माला C47। जोर देते हुए अनामिका ने कहा, लेकिन वहाँ क्या कर रही हो तुम? हैरान परेशान शेखर ने आश्चर्य से पूछा। यहाँ नए फ्लैट पर चल रहे आखिरी चरण का काम देखने आई हूँ। नया फ्लैट? मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन ये सब अचानक कैसे? अचानक कुछ नहीं हुआ शेखर। जब भी रश्मि दीदी सब परिवार हमारे यहाँ आती है तो मुझे छोटे घर के कारण अपने मायके जाना पड़ता है, और जब मायके जाकर ज्यादा दिन ठहर जाती हूँ तो माँ पूछ बैठती है कि बेटी और कितने दिन रहोगी। एक तो पहले से ही वहाँ भैया भाभी और उनके बच्चे माँ संग रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा करती है, ऊपर से मैं भी वहाँ जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। और फिर एक कान से दूसरे कान पर फोन लगाते हुए बोली, ऑफिस में मेरे साथ जो डिसूजा मैम है, उन्होंने भी 1 साल पहले इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा था। मैंने उनसे इस बारे में जानकारी जुटाकर फॉर्म भर दिया और हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस फ्लैट की EMI भरने में लगाने लगी। तुमने भी मेरी सैलरी और उसके खर्च को लेकर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। अनामिका, अनामिका प्लीज ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा होने का समय गया शेखर, जब मैं किसी सामान की तरह जरूरत के मुताबिक यहाँ से वहाँ भेज दी जाती थी, लेकिन आज मैं अपने स्वाभिमान की बदौलत अपने आशियाने में हूँ। कहते हुए अनामिका भावुक हो गई। शेखर ने अनामिका से कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। फिर अनामिका ने कहा, हाँ, लेकिन माँ जी को भी अपने साथ जरूर लेके आना। कुछ देर के बाद शेखर और उसकी माँ वहाँ पहुँच जाते हैं और इतना प्यारा सा सुंदर सा फ्लैट देखकर शेखर और अनामिका की सास अपनी बहू पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद अनामिका अपने परिवार के साथ उस सुंदर से बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अब अनामिका को घर छोटे होने के कारण अपने मायके में जाकर ज्यादा दिन रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब भी उसका मन होता तो बस वो 1-2 दिन के लिए ही अपने मायके जाती और सबसे मिल आती। जब एक बहू को सपोर्ट करने वाला परिवार में कोई एक भी होता है तो उसकी जिंदगी में परेशानी होते हुए भी उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और यहाँ तो अनामिका की सास के साथ साथ उसके पति का भी सपोर्ट उसे मिल गया था, तो वो कैसे आगे नहीं बढ़ती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब